नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात गोरखपुर से करते हैं। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आए हुए हैं। 48 विकास परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं और इसके साथ ही 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है। 48 विकास परियोजनाओं का सीएम लोकार्पण करने वाले हैं। 1006 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इस बीच काफी तेज है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इनमें राज्यपाल बलियां और प्रसन्न कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सुभाषपा के ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक एमएलसी दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो यूपी से यह अहम खबर, जहां पर एमएलसी दारा सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं। आरएलडी के दो विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा ओपी राजभर भी मंत्री बन सकते हैं। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा की जा सकती है। और इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में 4100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 1400 करोड़ की लागत से रिंग रोड फेज 2, पराग डेयरी से आईटीआई तिराहे तक, ऊपरी गामी सेतु और फिरोज गांधी चौराहे से शहीद स्मारक तक डिवाइडर रोड समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। बन गया है। इसमें 3 बाईपास बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। गोसाईगंज में 148 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन, गंगागंज में 180 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन और हैदरगंज में 213 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा। इस बीच जालौन में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की खबर सामने आई है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, पासपोर्ट अधिकारी कनिष्क शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय द्वारा लखनऊ जोन में ये 33वां डाकघर पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है। इससे लोगों को सहूलियत होगी। अब यहाँ के निवासी बिना किसी भागदौड़ के पासपोर्ट बनवा सकेंगे और घर बैठे ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जब सत्ता संभाली थी, उसी के बाद उन्होंने देश में देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश भर में 50 से 60 पोस्टों हमारे जो वो हैं पासपोर्ट ऑफिस बहुत कम थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसका विस्तार किया और उन्होंने कहा कि हर ज़िले में हम एक पासपोर्ट कार्यालय खोलेंगे, जिससे इस देश की जनता को और जो विदेश जाने वाले हैं, बच्चे शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, उन्हें कहीं इधर उधर ज़्यादा ना भागना पड़े। आज उसी पासपोर्ट विस्तार योजना के अंतर्गत आज हमारा जनपद जालौन में और मुख्यालय पे ये पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस विभाग के
जो अधिकारी हैं शर्मा जी और पोस्टमैन प्रभात मिश्रा जी, जो एसएसपी साहब हैं पोस्ट मास्टर के, उन्होंने ये जगह हम लोगों को दी है। और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पहुंची डिंपल यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मीडिया से रूबरू हुई। मीडिया से की गई बातचीत के दौरान वो भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता उनके साथ है, इस चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। इस समय भाजपा इंडी गठबंधन की ताकत को महसूस कर रहा है। ये किस तरह की मीटिंग करेगा, मतलब क्या होता है? मीटिंग है कार्यकर्ताओं के साथ और अपने मैनपुरी क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करी है। जी बताइए। आज बीजेपी अपनी प्रत्याशी पहले लिस्ट जारी करने जा रही है, क्या कहेंगे? उसमें मैनपुरी का भी नाम है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है कि सारी पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी करेंगी, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? अखिलेश जी को दोबारा सीबीआई का मिलने जा रहा है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने कहा कि चारों मोर्चों के नेता और कार्यकर्ता 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ प्रत्येक गांव का दौरा करेंगे। आगामी चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सभी नेता कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो संगठन मौजूद है, मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे। जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जौनपुर पहुंचे। उन्होंने जौनपुर जिले को करीब 10,000 करोड़ की 10 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। उत्तर प्रदेश में 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लेंथ 7,643 किलोमीटर थी, जो आज 13,000 किलोमीटर है। वहीं उन्होंने कहा कि जौनपुर से प्रयागराज तक 3 बाईपास का निर्माण होगा। आजमगढ़ में बाईपास जून 24 तक शुरू होगा। मुंगर बादशाहपुर बाईपास जून 24 तक शुरू होगा। जौनपुर स्टेशन के पास विकास कार्य किए जाएंगे। ओवरब्रिज के पास सर्विस लेन बनवाए जाएंगे। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां डिंपल यादव के साथ मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव लोकसभा चुनाव का मोर्चा संभाल रहे हैं। वहीं गाजीपुर से प्रत्याशी बनाने पर धर्मेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पुराने नेता हैं और इस बार भी जीतकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। क्रॉस वोटिंग करने वालों को बीजेपी ने गिफ्ट पैकेज दिया था, समाजवादी लोगों के पास नहीं था, इसलिए क्रॉस वोटिंग की। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक तौर पर जीतेगा और बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा। नेताजी के समय से सीबीआई सहित कई एजेंसी लगी रही। ये राजनीतिक प्रेरित नोटिस है। फैसला बड़े लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से यही कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी, इस चीज की समझ आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर मैं नहीं समझता कोई और उतना अनुभव लेके रहा होगा उत्तर प्रदेश के मैदान में। और वो संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, संघर्षरत हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये इंडिया का गठबंधन ऐतिहासिक तौर पे यहाँ से।
और जनपद सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौक पर सोनभद्र सांसद ने चाय के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में सांसद द्वारा 5 सालों में किए गए अपने निधि से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। जनपद में रेलवे को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोनभद्र जनपद का रेलवे स्टेशन जल्द ही अन्य प्रमुख शहरों की तरह स्मार्ट होने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की गई तो उन्होंने बताया कि 5 वर्ष पूर्व किसी को इलाज कराने को लेकर बाहर जाना पड़ता था, जिससे जनपद के आदिवासी वनवासियों को पैसे के अभाव में बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिससे वो उपचार के अभाव में दम तोड़ देते थे। जनपद में मेडिकल कॉलेज हो जाने से अब यहाँ की स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो गई। मोदी जी का यह संदेश है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और उनसे मिलते रहें और उनसे मीडिया के लोगों से भी खबर लेते रहें और अगर कहीं आवश्यकता है जनता को तो उस आवश्यकता को हमारे यहाँ लिखित रूप में भेजते रहें ताकि वो जनता की आवश्यकता को पूरी हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। उस निर्देशन में हम लोग चल भी रहे हैं और मिल। और लोकसभा चुनाव में इस बार गोंडा के कैशरगंज लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट काट सकती है। बीजेपी ने फिलहाल बृजभूषण सिंह के टिकट को होल्ड पर डाल रखा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की पहली सूची में बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। पार्टी में उन्हें टिकट देने के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर पार्टी फिलहाल कुछ निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के बजाय उसके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा ये भी एक संभावना है कि पार्टी उनके परिवार में किसी को टिकट दे सकती है। हालांकि यूपी से पैनल ने अभी तक 3 ही नाम भेजे हैं। हालांकि इसमें कैशरगंज से सांसद बृजभूषण सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों में विधायक प्रेम नारायण पांडे और विधायक अजय कुमार सिंह शामिल है। और यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अवध शिल्पग्राम में दिव्य अनुभूति मेले का शुभारंभ किया। अमर शहीद पथ लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस मेले का आयोजन किया। मेले का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाना है। जिस देश में गंगा बहती है। उत्तर प्रदेश के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज अपने सरकारी आवास परम मृतक 3 होमगार्ड्स जवानों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मृतक तीनों होमगार्ड्स जवानों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपए का चेक दिया। जनपद हरदोई में एक दुर्घटना में 3 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई थी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन सियासत अब भी जारी है। जहां सत्ता पक्ष का दावा है कि इस बार तमाम विपक्षी विधायक उनके जवाबों से संतुष्ट हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार बजट सत्र की अवधि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार सवालों से बचती नजर आई है। सरकार बजट सत्र की अवधि को कम कर सवालों से बचना चाहती है। अगर सरकार एक प्रश्नकाल और कर लेती तो जनता के मुद्दों को और अच्छे से उठाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने एक दिन पहले ही बजट सत्र को खत्म कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी कहा कि सभी ने देखा कि विपक्ष के सवालों से सदन में सत्ता पक्ष के मंत्री किस तरीके से असहज दिखाई दे रहे थे। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है।
ही नहीं चलाने की, एक प्रश्नकाल और हो जाता, लोगों के मुद्दे उठते और इसीलिए हमको जनता की विधानसभा गैरसैंण में बुलानी पड़ी। बजट को अगर देखें, जो सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्ज ले रही हो, कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही हो, तो उस सरकार के अंदर से हालत क्या होगी। केवल लोक लुभावना बजट बनाने की कोशिश की है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का बजट था। और ये ना तो बेरोज़गारों को कहीं राहत इसमें मिलेगी, ना महिला सुरक्षा के लिए कहीं कुछ है। पुलिसकर्मी लंबे समय से पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों का हाल आपने देख ही लिया है। आंगनबाड़ी, हमारी ग्राम सेविकाएँ, हमारे ग्राम प्रहरी, किसी का कोई जिक्र कहीं नहीं है, किसी को कोई राहत नहीं है। और ये और अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। वहीं क्षेत्र के लोग पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था से जुड़े दारुक वन के इन पेड़ों की पूजा की जाती है, इन्हें काटने से व्यापक नुकसान होगा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के लिए बाईपास का विकल्प बनाया जाना चाहिए। जो मोटर मार्ग है जो भगतपुरा की तरफ जाता है, तो इस पे पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं। एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके और इन पेड़ों को भी बचाया जा सके। और क्योंकि जागेश्वर धाम में देवदार पेड़ों का एक विशेष महत्व है, जैसे यहाँ पे नागेश्वर दारुका नाम से ही जो यहाँ मुख्य मंदिर है उनका नाम आता है, तो दारुकवन का विशेष एक महत्व होने के कारण ये यहाँ की पहचान भी है। तो अभी सरकार को देखना चाहिए कि इन पेड़ों को बचाकर किसी अन्य एक प्रस्ताव देकर मानसखंड परियोजना में शामिल पौराणिक मंदिर श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से एक हैं। नागेश्वर दारुका बन करके पुराणों में इनका वर्णन निकलता है। दारुक वन, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन काल से ही देव दारुक वन हैं। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतोला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारुक वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि से पहले शिव भक्त हरिद्वार पहुंचने लगे हैं और हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने पर हरिद्वार में बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि अभी कम संख्या में कांवड़िए हरिद्वार में गंगाजल भरकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में कांवड़ यात्रा जोर शोर से चलने लगेगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। आपको बता दें कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। उससे पहले हरिद्वार में शिव भक्तों की रौनक नजर आ रही है। अब हमारा लगभग स्टार्ट हो चुका है और इसके परिप्रेक्ष्य में जो हमें फोर्स जो मिलना था वो हमने एसपी सिटी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया है। इस पूरे कांवड़ जोन को सुपर जोनल में एक सुपर जोनल जिसको एसपी सिटी हैं वो इसके प्रभारी रहेंगे। साथ में जो 4 हमने इसमें जोन बनाए हैं, इसमें एक ट्रैफिक जोन अलग से क्रिएट किया है। जितनी भी जो गाड़ियां आएंगी उनकी पार्किंग का अरेंजमेंट्स कैसे होगा और एलओ किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ प्लेस्ड होंगी, वो फोर्स इनको उपलब्ध करा दिया गया है। तो पूरे तरीके से, क्योंकि इस पूरे रूट में हमारे यहाँ से नजीबाबाद वाला जो रूट है वो हमारा इसमें प्रभावित होता है, तो उसमें जो मेन टाइम है लास्ट के 3 दिन, उसमें डाइवर्जन प्लान लोगों का लागू होगा। इसके अलावा कितनी भीड़ को एक्सपेक्ट करके चल रही है? देखिए, पिछली बार का जो हमारा अनुमान था करीब 30 लाख के आसपास भीड़ का अनुमान था। उम्मीद है इस बार भी 30।
हल्द्वानी में पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षा वृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने अभियान को लेकर जानकारी दी और बताया कि पहले 15 दिन यानी कि 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा दिन के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। इसके साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिल कराया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एसपी सिटी ने बताया कि हर वर्ष चलाई जाने वाली इस अभियान के तहत इस साल भी व्यापक पैमाने पर पुलिस पूरे जिले में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चलाएगी। ये अभियान चला था और इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज़ 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे और सेकंड फेज़ में हम 16 से लेकर 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है। और फिलहाल यूपी उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।